भारत का संविधान अनुच्छेद 45 मूल संविधान कहता है कि राज्य इस संविधान के प्रारंभ के 10 वर्ष के भीतर सभी बच्चों को 14 वर्ष की आयु पूरी करने तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का प्रयास करेगा। तथापि 86वें संशोधन 2002 ने अनुच्छेद 21 के शिक्षा का मौलिक अधिकार जोड़ दिया, जो 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा सुनिश्चित करता है। परिणाम स्वरूप अनुच्छेद 45 का स्वरूप बदल दिया गया और अब यह कहता है कि राज्य 6 वर्ष से कम आयु के सभी बच्चों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख, अर्ली चाइल्डहुड केयर और शिक्षा का उपबंध करने का प्रयास करेगा, जब तक कि वे 6 वर्ष की आयु पूरी नहीं कर ले। इस प्रकार अनुच्छेद 45 अब 0 से 6 वर्ष के बच्चों प्री स्कूल के लिए है, जबकि 6 से 14 वर्ष के लिए अनुच्छेद 21 के प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख का अर्थ है आंगनबाड़ी केंद्र, पोषण, पूरक आहार, टीकाकरण और प्री स्कूल शिक्षा। यह एकीकृत बाल विकास सेवा ICDS योजना 1975 के अनुरूप है, जो आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से 6 वर्ष के कम बच्चों के उम्र के कम बच्चों और गर्भवती स्तनपान करने वाली माताओं के पोषण और शिक्षा प्रदान करती है। सर्वोच्च न्यायालय ने PUCL बनाम भारत संघ 2001 में बाल श्रम मामला में निर्देश दिया कि राज्य को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि 6 वर्ष से कम बच्चों को आंगनबाड़ी में नामांकित किया जाए और उन्हें पोषण दिया जाए। अनुच्छेद 45 के तहत प्रारंभिक शिक्षा अर्थ है संकीर्ण नहीं है, यह समग्र बाल विकास, कुपोषण, मृत्यु दर, शिक्षा पर केंद्रित है। 2025-26 में आंगनबाड़ी 2.0 योजना शुरू की, जिसमें डिजिटल लर्निंग, पोषण ट्रैकिंग का अभियान शामिल है। यह अनुच्छेद यह सुनिश्चित करता है कि शिक्षा का अधिकार 6 वर्ष से पहले शुरू हो, न कि 6 वर्ष पर। अनुच्छेद 46 अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य दुर्बल वर्गों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि। अनुच्छेद 6 राज्य से जनता के दुर्लभ वर्गों, विशेष रूप से अनुसूचित जातियों, SC और अनुसूचित जातियों, ST के शैक्षिक और आर्थिक हितों को विशेष सावधानी से बढ़ावा देने, उन्हें सामाजिक अन्याय, शोषण के सभी रूपों से संरक्षित करने का आग्रह करता है। यह अनुच्छेद सकारात्मक कार्रवाई, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन या संरक्षणात्मक भेदभाव, प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन का सबसे महत्वपूर्ण आधार है। यह स्वीकार करता है कि सदियों के सामाजिक और आर्थिक बहिष्कार कारण SC ST समुदाय पिछड़ गए। उन्हें केवल समान अवसर देने से वे मुख्य धारा में नहीं आ सकते, उन्हें अतिरिक्त सहायता की आवश्यकता है। इस अनुच्छेद के तहत किए गए उपायों में शामिल है शैक्षणिक संस्थानों में SC ST की सीटों का आरक्षण, अनुच्छेद 15(4); सेकंड, सरकारी नौकरी में SC ST के लिए आरक्षण, अनुच्छेद 16(4); थर्ड, SC ST के छात्रों के लिए छात्रवृत्ति, अनुसूचित जाति जनजाति के अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के माध्यम से सामाजिक अपराधों में सुरक्षा, अनुसूचित क्षेत्रों में विकास योजनाएं। सर्वोच्च न्यायालय ने बालाजी बनाम कर्नाटक राज्य में कहा है कि अनुच्छेद 46 राज्य को SC ST के आरक्षण को क्रीमी लेयर से मुक्त रखने की शक्ति देता है, क्योंकि SC ST में अभी भी पिछड़ापन है, जबकि OBC के आरक्षण पर क्रीमी लेयर लागू होता है, जैसा कि इंदिरा साहनी बनाम 1992 में कहा गया था। तथापि न्यायालय ने SC के भीतर उपवर्गीकरण सब क्लासिफिकेशन अनुमति स्टेट ऑफ पंजाब ऑफ देवेंद्र सिंह 2024 में दे दी, जिसमें SC के सबसे पिछड़े उपवर्गों को अधिक आरक्षण दिया जा सके। 2025-26 में SC ST के छात्रों को शैक्षिक उपलब्धि पर अध्ययन कराने ड्रॉप आउट दर अभी भी उच्च है, इसलिए सरकार को प्रतिभा खोज योजना, आवासीय विद्यालय जैसे एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल को बढ़ावा दिया। अनुच्छेद सामाजिक न्याय का आधार है, लेकिन इसका क्रियान्वयन आंकड़ों और नीतियों पर निर्भर करता है। अनुच्छेद 47 पोषण स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य का सुधार करने का राज्य का कर्तव्य है। अनुच्छेद 47 राज्य के प्राथमिक कर्तव्यों में से एक के रूप में अपने लोगों के पोषाहार स्तर, न्यूट्रिशन लेवल और जीवन स्तर, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को ऊंचा करने, सार्वजनिक स्वास्थ्य, पब्लिक हेल्थ में सुधार की आवश्यकता रखता है। विशेष रूप से राज्य मादक पेय, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नशीली दवाओं के औषधीय प्रयोजनों को छोड़कर सेवन का निषेध करने का प्रयास करेगा। यह अनुच्छेद कल्याणकारी राज्य का सबसे प्रत्यक्ष उदाहरणों में से एक है। पोषाहार स्तर ऊंचा करने के लिए सरकार ने मिड डे मील योजना, जो स्कूली बच्चों के पोषण देती है, आंगनबाड़ी, ICDS और सार्वजनिक वितरण PDS शुरू की। जीवन स्तर के लिए सरकार ने राष्ट्रीय आवास योजना, स्वच्छ भारत मिशन जो खुले में शौच को समाप्त करता है, और पेयजल योजनाएं, जल जीवन मिशन चलाई गई। सार्वजनिक स्वास्थ्य के सुधार के लिए सरकार ने राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन NRHM, आयुष्मान भारत योजना, स्वास्थ्य बीमा और रोग नियंत्रण कार्यक्रम जैसे TB, मलेरिया उन्मूलन शुरू किए गए। शराबबंदी प्रोहिबिशन को राज्य स्तर पर लागू किया गया। गुजरात, बिहार, नागालैंड, मिजोरम और केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप में शराब पूरी तरह प्रतिबंधित है। गुजरात,
बिहार, नागालैंड, मिजोरम और केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप में शराब पूरी तरह प्रतिबंधित है। अन्य राज्यों में आंशिक प्रतिबंध जैसे सूक्ष्म दिवस है। सर्वोच्च न्यायालय ने कोलेजिल बनाम केरल राज्य 2020 में कहा राज्य का यह कर्तव्य है कि वह नशीली दवाओं के दुरुपयोग को रोके, लेकिन शराबबंदी पूर्ण नहीं है। राज्य तय कर सकता है शराब का मामला प्रतिबंध लगाना है या उसे विनियमित करना है कर राजस्व के लिए। चंद्रपुरा मामला 2022 में न्यायालय ने सभी राज्यों को निर्देश किया शराब की बिक्री को मुख्य सड़कों, राष्ट्रीय राजमार्ग से हटाए क्योंकि यह सार्वजनिक स्वास्थ्य और सुरक्षा को प्रभावित करता है। 2025-26 में कुपोषण भारत के लिए एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण NFHS 5 के आंकड़ों ने इस अनुच्छेद के प्रभावी क्रियान्वयन पर प्रश्न उठाए हैं। अनुच्छेद 48 कृषि और पशुपालन का संगठन। अनुच्छेद 48 राज्य से कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक आधार पर संगठित करने प्रयास करने का आग्रह करता है। विशेष रूप से गायों और बछड़ों, अन्य दुधारू व काम करने वाले पशुओं के नस्लों के संरक्षण, सुधार और उसके वध के निषेध के लिए कदम उठाने का आग्रह करता है। यह अनुच्छेद कृषि प्रधान भारत के लिए बनाया गया था। कृषि का आधुनिक और वैज्ञानिक आधार पर संगठन के अंदर उर्वरकों उपयोग, उन्नत बीज, सिंचाई के तरीके, फसल चक्र, किसानों को प्रशिक्षण, कृषि और विपणन शामिल है। पशुपालन के संगठन के अंतर्गत पशु चिकित्सा सेवाएं, चारा उत्पादन, पशुओं के नस्ल सुधार जैसे कृत्रिम गर्भाधान, डेयरी विकास आदि शामिल। इस अनुच्छेद के दूसरे भाग में गो हत्या का निषेध अत्यधिक विवादास्पद बना हुआ है। संविधान सभा इस पर गहन बहस हुई। कुछ सदस्य जैसे सिब्बल बनाम सक्सेना गो हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध हो, जबकि अन्य BR अम्बेडकर का तर्क था कि धार्मिक आदेश को संविधान में शामिल करना होगा तो धर्मनिरपेक्ष निर्देशक तथा प्रवृत्ति ने बनाकर समझौता किया गया। विभिन्न राज्यों ने इस अनुच्छेद के आधार पर गो हत्या पर प्रतिबंध लगाने कानून बनाए, जैसे गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक गो हत्या तक प्रतिबंध है। सर्वोच्च न्यायालय ने मोहम्मद हनीफ बिन कुरैशी बनाम बिहार राज्य 1958 में कहा था बकरा वध करना मुसलमानों का धार्मिक अधिकार है, अनुच्छेद 25, परंतु गाय वध अनुच्छेद 48 में राज्य प्रतिबंध लगा सकता है। स्टेट ऑफ गुजरात बनाम मिर्जापुर मोती कोरेशिया ने न्यायालय ने गुजरात के कानून को बरकरार रखने गाय वध पर 7 वर्ष की कैद और जुर्माने का प्रावधान है। 2025-26 में इस अनुच्छेद का उपयोग न केवल गो हत्या बल्कि डेयरी विकास और जैविक कृषि को बढ़ावा देने में किया जा रहा है। अनुच्छेद 48 के पर्यावरण का संरक्षण, संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा। 48 के 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया, जो राज्य से पर्यावरण, एनवायरनमेंट के संरक्षण और संवर्धन, देश के वनों, फॉरेस्ट, वन्य जीवों, वाइल्ड लाइफ की रक्षा करने का प्रयास करने का आग्रह करता है। अनुच्छेद 1972 के स्टॉकहोम सम्मेलन मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के प्रभाव से जोड़ा गया, जिसने विश्व पर्यावरण जागरूकता को बढ़ावा दिया। इस अनुच्छेद के तहत संसद ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, भोपाल गैस त्रासदी के बाद वन संरक्षण अधिनियम 1980, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 और राष्ट्रीय हरित अभिकरण 2010 बनाए। सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 48 के 51(1)(AG मूल करते हुए पर्यावरण की रक्षा को मिलाकर कई ऐतिहासिक निर्णय दिए। MC मेहता बनाम भारत संघ 1986, गंगा प्रदूषण का मामला, वेल्लोर सिटीजन्स वेलफेयर फोरम बनाम भारत संघ 1996, तमिलनाडु में चमड़ा उद्योग प्रदूषण, गोदावरम बनाम भारत संघ 2016, सिंगरौली खनन। न्यायालय ने सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट में प्रदूषण भुगतान सिद्धांत, पोल्यूटर पेज प्रिंसिपल फॉर सावधानी सिद्धांत, प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल के अनुच्छेद 48 के अंतर्निहित माना। 2025-26 में जलवायु परिवर्तन के बाद न्यायालय ने PUCL बनाम भारत संघ 2024 में कहा है कि जलवायु परिवर्तन पर जीवन पर प्रभाव अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है और राज्य का कर्तव्य है कि अनुच्छेद 48 के तहत उत्सर्जन कम करिए। अनुच्छेद पर्यावरण न्याय की आधारशिला है। अनुच्छेद 49 राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण। अनुच्छेद 49 कहता है कि संसद द्वारा कानून के तहत राष्ट्रीय महत्व के घोषित प्रत्येक स्मारक, स्थान और वस्तु को अपव्यय, विरूपण, विनाश, हटाने, निपटान या निर्यात से संरक्षित करना राज्य का दायित्व होगा। यह अनुच्छेद भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत की रक्षा करने के लिए बनाया गया। इसके अंतर्गत प्राचीन स्मारक, पुरातात्विक स्थल और अवशेष अधिनियम 1958 AMASR एक्ट बनाया गया। इस अधिनियम के तहत भारतीय पुरातत्व संरक्षण ASI उन स्मारकों को राष्ट्रीय महत्व को घोषित करता है जो 100 वर्ष से अधिक पुराने हैं। वर्तमान में ASI 3600 से अधिक स्मारकों की देखभाल करता है, जिसमें ताजमहल, कुतुब मीनार, अजंता एलोरा गुफाएं आदि शामिल है। इस अनुच्छेद स्मारकों 100 मीटर के दायरे में निषिद्ध क्षेत्र प्रोहिबिटेड एरिया और 200 मीटर के दायरे में विनियमित क्षेत्र रेगुलेटेड एरिया बनने का प्रावधान देता है, प्राधिकरण करता है, जहां नए निर्माणों या खुदाई पर प्रतिबंध है। सर्वोच्च न्यायालय ने ताज त्रिकोणीय मामला 2000 में न्यायालय
ताजमहल के आसपास के क्षेत्र को प्रदूषण मुक्त करने, उद्योगों को हटाने का निर्देश दिया। अनुच्छेद 49 का हवाला देते हुए राजीव द्विवेदी बनाम भारत संघ 2023 में न्यायालय ने दिल्ली के लाल किला के आसपास निर्माण को रोकने का हस्तक्षेप किया। हालांकि इस अनुच्छेद के तहत संसद द्वारा राष्ट्रीय महत्व घोषित करना आवश्यक है। केवल राज्य स्तर पर स्मारक इसके अंतर्गत नहीं आते, वे राज्य कानूनों द्वारा संरक्षित हैं। 2025 में विकास परियोजनाओं जैसे मेट्रो, हाईवे और स्मारक संरक्षण के बीच टकराव बढ़ा। न्यायालय ने अनुपयुक्तता परीक्षण पर लागू किया। क्या विकास का लाभ सांस्कृतिक क्षति से अधिक है? यह अनुच्छेद भारत की सांस्कृतिक पहचान की रक्षा करता है। अनुच्छेद 50 अनुच्छेद 50 कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। अनुच्छेद 50 राज्य के लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने के लिए कदम उठाने का आग्रह करता है। यह अनुच्छेद शक्तियों के पृथक्करण, सेपरेशन ऑफ पावर के सिद्धांत पर आधारित है, जो न्यायिक स्वतंत्रता के लिए आवश्यक है। ब्रिटिश शासन के दौरान जिलों में कार्यपालिका मजिस्ट्रेट, न्यायिक मजिस्ट्रेट दोनों का कार्य करते थे। एक ही व्यक्ति प्रशासनिक व्यक्ति और न्यायाधीश दोनों का होता है। इससे न्याय की निष्पक्षता प्रभावित हो। स्वतंत्रता के बाद इस अनुच्छेद के अनुपालन में राज्यों ने धीरे धीरे कार्यपालिका न्यायिक को पृथक कर दिया। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड CRPC 1973 के तहत स्पष्ट किया गया कार्यपालिक मजिस्ट्रेट जो प्रशासनिक कार्य करते हैं और न्यायिक मजिस्ट्रेट जो अदालत के बीच अंतर स्पष्ट किया। दंड प्रक्रिया संहिता संशोधन अधिनियम 2021 में आगे स्पष्ट किया कि प्रत्येक जिले में एक जिला न्यायपालिका होगी। कार्यपालिका मजिस्ट्रेट का समूह कार्यपालिका से न्यायपालिका से नहीं। तथापि पूर्ण पृथक्करण अभी भी छोटे कस्बों, ग्रामीण क्षेत्रों में चुनौतीपूर्ण है, जहाँ राजस्व अधिकारी, तहसीलदार कभी कभी अर्ध न्यायिक कार्य करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन बनाम भारत संघ 2000 में न्यायिक नियुक्ति का मामला में कहा, अनुच्छेद 50 न केवल कार्यपालिका न्यायिक में पृथक्करण का आदेश देता है, बल्कि यह सुनिश्चित करता है न्यायपालिका बजट और नियुक्तियां कार्यपालिका के नियंत्रण से मुक्त हो। 2025 में राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग NJAC के प्रस्ताव, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने न्यायिक स्वतंत्रता के खिलाफ बताकर खारिज कर दिया था, फिर से बहस हुई, लेकिन सरकार ने इस अनुच्छेद का हवाला देते हुए स्वीकार किया कि न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक रखा जाना चाहिए। यह अनुच्छेद एक स्वतंत्र न्यायपालिका की नींव है। अनुच्छेद 51 अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। अनुच्छेद 51 राज्य से निम्नलिखित के लिए प्रयास करने का आग्रह करता है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का बढ़ावा देगा। राष्ट्रों के बीच न्याय संगत और सम्मानजनक संबंध बनाए रखना, संगठित लोगों के आपसी व्यवहार में अंतर्राष्ट्रीय विधि और संधि दायित्वों को सम्मान बढ़ावा देना, अंतर्राष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थता द्वारा सुलझाने की प्रोत्साहित करना। यह अनुच्छेद भारत की विदेश नीति का आधार है। यह एक भारत को शांति प्रिय राष्ट्र के रूप में स्थापित करता है, जो अंतर्राष्ट्रीय कानून का पालन करता है। इसी अनुच्छेद के आधार भारत ने संयुक्त राष्ट्र चार्टर का सम्मान किया। यूएन में सक्रिय भारतीय गुटनिरपेक्ष कानून नाम की स्थापना में योगदान दिया। उसने शीत युद्ध के दौरान भारत किसी भी गुट अमेरिका सोवियत में शामिल नहीं हुआ। पंचशील 5 सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जो भारत चीन समझौते 1954 का आधार बने। शांति स्थापना मिशनों, यूएन पीस कीपिंग सैनिक भेजे। भारत यूएन का सबसे बड़ा शांति सैनिक योगदान करता रहा है। परमाणु प्रसार संधि NPT पर हस्ताक्षर नहीं किए, लेकिन पहले प्रयोग न करने, नो फर्स्ट की नीति अपनाई है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ICJ के अधिकार क्षेत्र को स्वीकार किया गया, परंतु कुछ शर्तों के साथ। सर्वोच्च न्यायालय ने विजन ऑफ इंडिया फाउंडेशन बनाम भारत संघ 2025 में कहा, अनुच्छेद 51 भारत को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संधियों जैसे ICCPR, ICESCR के अनुकूल नियम बनाने का निर्देश देता है। यद्यपि ये संधियां सीधे लागू नहीं होती। 2025-26 में भारत ने अंतर्राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन, वित्त, WTO विवाद में मध्यस्थता को बढ़ावा दिया। यह अनुच्छेद के अनुरूप है। यह अनुच्छेद भारत को विश्व गुरु की भूमिका के लिए वैचारिक आधार देता है। भाग 4 के मूल कर्तव्य। अनुच्छेद 51 कह अनुच्छेद 51 के मूल कर्तव्य 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया, जिसमें मूल कर्तव्य 10 कर्तव्य थे। 86वें संविधान संशोधन 11वां कर्तव्य जोड़ा गया। अनुच्छेद करता है कि भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करे। स्वतंत्रता संग्राम को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजो के रखे, उसका पालन करे। भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता बनाए रखे, उसकी रक्षा करे। देश की रक्षा करे। आह्वान किए जाने पर राष्ट्रीय सेवा करे। धार्मिक, भाषाई, क्षेत्रीय, सांप्रदायिक विविधताओं से परे सभी भारतीय लोगों के बीच में सद्भाव और सम्मान, भ्रातृत्व की भावनाओं को बढ़ावा दे और महिलाओं की गरिमा के विरुद्ध प्रथाओं का त्याग करे। हमारे समग्र संस्कृति, समृद्ध विरासत का मूल्यांकन और संरक्षण करे। प्राकृतिक पर्यावरण, जिसमें वन, झीलें, नदियाँ, वन्य जीवन शामिल है, की रक्षा और सुधार करे। प्राणियों के प्रति करुणा रखे। वैज्ञानिक दृष्टिकोण
मानवतावाद और जिज्ञासा एवं सुधार की भावना का विकास करे, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करे, हिंसा का त्याग करे, सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता और प्रयास करे कि राष्ट्र लगातार उच्च स्तर की उपलब्धि और बढ़े। माता पिता या विभाग जैसा मामला है 6 से 14 वर्ष के आयु के सभी बच्चों को प्रतिपाल्य को शिक्षा का अवसर प्रदान करें। मूल कर्तव्यों का मौलिक अधिकार कहा जाता है, लेकिन यह अपरिवर्तनीय है। न्यायालय किसी नागरिक को मूल कर्तव्यों के पालन के लिए बाध्य नहीं कर सकता। इन्हें सोवियत संघ यूएसएसआर के संविधान से प्रेरित होकर लिया गया है। संविधान समिति 1976 ईस्वी पर उसमें जोड़े गए। सर्वोच्च न्यायालय ने AK गोपाल 1980 के बाद में कुछ निर्णयों में कहा है कि यद्यपि कर्तव्य अपरिवर्तनीय है, फिर भी इन्हें कोई नागरिक मूल अधिकारों का दावा करता है तो न्यायालय देख सकता है कि उसने अपने कर्तव्यों का पालन किया या नहीं। जैसे पर्यावरण मामलों में सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा के कर्तव्य का उल्लंघन करने वाले निषेधाज्ञा मिल सकती है। MC मेहता में न्यायालय ने कहा अनुच्छेद 51(1)(g) पर्यावरण संरक्षण के अनुच्छेद 48 के अनुच्छेद 21 के साथ पढ़ा जाना चाहिए। नागरिकों को कर्तव्य है कि पर्यावरण की रक्षा करें। 2025-26 में राष्ट्रीय राजधानी में वायु प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 51(1)(g) का हवाला देते हुए नागरिकों को पटाखा न चलाने का निर्देश दिया। अद्यप ये दंडनीय नहीं था। राष्ट्रीय गान का सम्मान कर्तव्य के तहत कई सिनेमा हॉलों में राष्ट्र मतदान अनिवार्य कर दिया गया, जिसके बाद में वैकल्पिक कर दिया गया। शैक्षिक अवसर पर प्रदान करने का कर्तव्य खंड टैक्स 86वें संशोधन जोड़ा गया ताकि माता पिता अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए प्रोत्साहित हो सके, किया जा सके। अनुच्छेद 21 के शिक्षा का अधिकार समानांतर है। कर्तव्य नागरिकों को याद दिलाते हैं कि वे अधिकारों के साथ साथ कर्तव्य से जुड़े। संविधान ने अधिकार प्रदान राइट सेंट्रिक होने के साथ साथ कर्तव्य प्रदान होने का भी प्रयास किया है।